आज का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, मैं आपको क्लास चालू होने से पहले बता देता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, कुछ बच्चों को मुश्किल लगेगा। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आज चैंपियन सीरीज में आगे चलते हैं। गाइस, आज की क्लास में देखने वाले हैं चैंपियन सीरीज का क्लास नंबर 41, 41 नंबर का क्लास रहेगा चैंपियन सीरीज का। और आज की क्लास में एज पर शेड्यूल हमारी रहेगी इंग्लिश सेक्शन की क्लास। इस इंग्लिश सेक्शन में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं भाई। उस टॉपिक का नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब भाई, ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स में, आपके मेंस एग्जाम में और आपके ओवरऑल सिलेक्शन में, ये किसी से भी छुपा नहीं है भाई। हर बच्चे को पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर पकड़ मजबूत नहीं होगी तो सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। इसका मतलब हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की लगातार बार बार प्रिपरेशन करते रहनी पड़ेगी और वही हम लगातार चैंपियन सीरीज में कर रहे हैं। अब भाई, चैंपियन सीरीज में हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं? गाइस, चैंपियन सीरीज में हम आपके बैंक और इंश्योरेंस सेंट्रिक प्रीलिम्स एग्जाम को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप इस बार के एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ, एसएससी सीजीएल, एलआईसी डबल एओ, एनआईएसीएल एओ, ऐसे और बहुत सारे इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस अलग अलग होते हैं, बैंक एग्जाम्स अलग अलग होते हैं। सारे के सारे एग्जाम्स के प्रीलिम्स में जो भी टॉपिक पूछा जाएगा वो आपका चैंपियन सीरीज में कवर हो जाएगा भाई। चाहे वो फिर इंग्लिश का सेक्शन हो, रीजनिंग हो या क्वांट हो, तीनों सेक्शन की भर भर के प्रिपरेशन कर रहे हैं हम चैंपियन सीरीज में। अब आपको चैंपियन सीरीज का फायदा कैसे होगा भाई? आप जैसे ही द अल्फा बैंकर के मेन यूट्यूब चैनल पर क्लिक करोगे ना, वहां पे साइड में एक प्लेलिस्ट का टैब बना आता है, प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है। उस प्लेलिस्ट के सेक्शन पे क्लिक करो। जैसे ही वहां क्लिक करोगे, नीचे चैंपियन सीरीज का पूरा एक नाम लिखा आ जाएगा, चैंपियन सीरीज का प्लेलिस्ट आ जाएगा आपके सामने। जल्दी से जाओ, चैंपियन सीरीज का प्लेलिस्ट वॉच पर क्लिक करो और क्लिक करते ही आपके सामने जितनी भी अभी तक चैंपियन सीरीज की क्लासेस हुए हैं वो सारे के सारे क्लासेस आपके सामने आ जाएंगे। और आज का क्लास और आगे आने वाले सारे क्लासेस को भी मैं चैंपियन सीरीज के प्लेलिस्ट में डालता रहूंगा, जिससे आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन एक ही जगह हो जाएगी, आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। फाइन गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। आज का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, मैं आपको क्लास चालू होने से पहले बता देता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, कुछ बच्चों को मुश्किल लगेगा। मुश्किल इसलिए भाई बिकॉज भाई हर बार प्रीलिम्स में इजी कॉम्प्रिहेंशन नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कभी कभी मुश्किल वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने आ जाए। तो भाई, आज के हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो क्लास जरूर देखें। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिनके लगातार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स कम आते हैं, वो आज का क्लास जरूर देखें। और अगर आप इन जनरल इस बार एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो भाई आपके लिए आज की क्लास बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। फाइन भाई, अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली आगे चलते हैं, आज का क्लास देखते हैं। भाई, ये वो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां पर भी द अल्फा बैंकर अवेलेबल है आप लोगों की मदद के लिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। सबसे जरूरी सोशल मीडिया हैंडल्स क्या है? नीचे वाले दो, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। भाई, टेलीग्राम पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डेली न्यूज़पेपर, डेली एडिटोरियल, पेड मटेरियल, फ्री मटेरियल, अलग अलग टाइप के थ्योरेटिकल मटेरियल, जीके की प्रिपरेशन और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पर। इसके साथ अगर आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा पर्सनलाइज नंबर है 9174424196। आप इस पर भी जाकर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। फाइन, डायरेक्टली आगे चलते हैं, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। भाई, डायरेक्शन क्या बोल रहा है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। सर्टेन वर्ड्स आर गिवन इन रेड टू हेल्प यू लोकेट देम व्हाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। भाई, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको ये पैसेज पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है। कुछ वर्ड को इन्होंने रेड में मार्क कर दिया जिससे हमें उनको लोकेट करने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला वर्ड हो गया, ये वाला वर्ड हो गया, और हो सकता है आगे भी कुछ ऐसे वर्ड्स हो, उसको इन्होंने रेड में हमको दे दिया है जिससे हमें बार बार पैसेज में इन वर्ड्स को अलग से ना ढूंढना पड़े। उनकी तरफ से हमारी मदद करी उन्होंने। फाइन, चलो डायरेक्टली अब पैसेज पढ़ना चालू करते हैं। अब भाई, पैसेज पढ़ने का क्या तरीका रखेंगे यहाँ पे? भाई, स्क्रीन के इस तरफ जहां पैसेज को मैं रीड करूंगा, स्क्रीन के उस तरफ साथ साथ में आपको भी पैसेज रीड करना है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपको ये कोशिश करनी है कि आप मेरी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी समझ पाएं। भाई, मैं पहले क्वेश्चंस नहीं पढ़ता हूं, मैं पहले पैसेज पढ़ता हूं। अब जितने भी बच्चे वो होंगे जो बोलेंगे सर क्वेश्चन पढ़ के पैसेज और इजीली सॉल्व हो जाता है, तो भाई मैं उस कैटेगरी में नहीं आता। मैंने हमेशा पहले पैसेज पढ़ा है
और हमेशा मैंने 7 मिनट के अंदर अंदर पैसेज प्लस क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए। तो भाई मेरी स्ट्रैटेजी यही थी, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर इस क्लास के बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं भाई मेरी ही स्ट्रैटेजी अच्छी है, तो भाई आप अपनी स्ट्रैटेजी ही फॉलो करते रहिए, बट क्लास देख जरूर लीजिए, इससे आपको 2 स्ट्रैटेजीज में डिफरेंस करने का एक मौका मिलेगा। फाइन, तो एक चलते हैं आगे। पैसेज मैं रीड करता हूं और उस तरफ आप भी मेरे साथ रीड करो। चलो। It is good that Reserve Bank of India (RBI) Governor Urjit Patel has finally broken his long silence. Unlike his predecessors, Patel has been reticent in indicating the thinking of the central bank. तो भाई अभी तक क्या लिखा है कि भाई ये गुड संकेत है, ये अच्छे संकेत है कि भाई आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जो भाई पुराने गवर्नर थे, उन्होंने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी है। भाई अनलाइक हिज प्रीडेसेसर्स, उनके पुराने जो गवर्नर्स थे उनसे बिल्कुल विपरीत पटेल जी जो है वो हमेशा रेटिसेंट रहे हैं। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? टैकिटन। टैकिटन का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला बंदा। तो भाई ये वर्ड्स याद कर लो, रेटिसेंट इज इक्वल्स टू टैकिटन इज इक्वल्स टू कम बोलने वाला बंदा। तो भाई ये बोल रहे हैं कि फाइनली बहुत अच्छे संकेत है कि उर्जित पटेल जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, बिकॉज वो अपने पुराने गवर्नर्स के विपरीत चुपचाप रहते हैं और कोई भी इंडिकेशन नहीं देते कि भाई सेंट्रल बैंक क्या सोच रहा है। अभी उर्जित पटेल तो हो गए हमारे पुराने गवर्नर, तो करंट आरबीआई गवर्नर का नाम क्या है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। भाई एक्चुअली चेक तो करें कि भाई आपका जीके की सेक्शन की क्या प्रिपरेशन है। तो भाई आरबीआई लेटेस्ट गवर्नर, अपडेटेड गवर्नर का नाम क्या है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। फाइन, हम आगे चलते हैं। While the interviews and speeches of governors and deputy governors work as powerful signaling and reassuring measures, both to the market and to the general citizenry, the silence has also been an eddy signaling mechanism that was shaking our confidence. भाई बोल रहा है कि जो इंटरव्यूज या स्पीचेस होते हैं गवर्नर्स के या डिप्यूटी गवर्नर्स के, वो हमेशा से पावरफुल सिग्नल या एक रीअश्योरिंग मेजर की तरह काम करते हैं। मतलब अगर वो कुछ इंटरव्यू में आके बोलते हैं या कोई स्पीच देते हैं तो उसमें जो कुछ ऐसा वर्ड बोल देते हैं जो भाई आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा एक पावरफुल सिग्नल हो सकता है, या रीअश्योरिंग मेजर हो सकता है। रीअश्योरिंग मेजर मतलब कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप रीअश्योर रह के रह सकते हैं कि भाई गवर्नर और डिप्यूटी गवर्नर चीजें संभाल लेंगे। भाई रीअश्योर हो जाते हैं आप लोग, बोथ टू द मार्केट एंड टू जनरल सिटीजनरी। भाई शेयर मार्केट के लिए भी या नॉर्मल मार्केट के लिए भी और जनरल सिटीजन्स के लिए भी। वैसे ही जो भाई उर्जित पटेल जी की साइलेंस है वो भी एक एरी की तरह काम कर रही है, और वो क्या सिग्नल कर रही है? दैट इट इज शेकिंग आवर कॉन्फिडेंस, ये हमारा कॉन्फिडेंस हिला रही है। एरी का मतलब क्या होता है? भाई एरी का मतलब होता है कुछ स्ट्रेंज चीज, कुछ डरावनी चीज। मतलब ये ऐसा कुछ बोलना चाहता है कि भाई जो लोग कि भाई जो पुराने गवर्नर्स या डिप्यूटी गवर्नर्स लगातार इंटरव्यूज देते थे या स्पीचेस देते थे, वो जहां हमारा एक पावरफुल सिग्नलिंग और रीअश्योरिंग मेजर की तरह काम करता था, वहीं जो उर्जित पटेल जी की चुप्पी है, जो उनका साइलेंस है, वो एक बहुत डरावने या बहुत स्ट्रेंज तरीके से काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस सेंट्रल बैंक में थोड़ा हिल रहा है, शेकी हो रहा है। फाइन, चलो आगे पढ़ो। It is good now that there is some scope for debate and dialogue. The governor's speech on 14 March at Gujarat National Law University, Gandhinagar, highlights significant issues about the difference in regulation of public and private sector banks. भाई वो बोल रहा है कि फाइनली कुछ स्कोप दिख रहा है डिबेट का और डायलॉग का। क्यों भाई? बिकॉज भाई गवर्नर ने 14 मार्च को गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर में एक स्पीच दी, और उस स्पीच में उन्होंने क्या बोला? भाई उस स्पीच में उन्होंने हाईलाइट करा सिग्निफिकेंट इश्यूज जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में और प्राइवेट सेक्टर बैंक में। बहुत बढ़िया, चलो आगे पढ़ो। The governor raised the issue of dual control over banks based on ownership issues. भाई गवर्नर ने बताया कि भाई इशू चल रहा है एक डुअल कंट्रोल का बैंक्स के ऊपर, बेस्ड ऑन ओनरशिप इश्यूज, उनकी ओनरशिप के ऊपर डुअल कंट्रोल चल रहा है। अब भाई देखो यहाँ पे नई नई चीजें बोली, ओनरशिप इशू एक चीज, डुअल कंट्रोल दूसरी चीज, दो चीजें बिल्कुल नई यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई है। तो भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होता क्या है कि भाई पहले किसी नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा जाता है और आगे उसको एक्सप्लेन करा जाता है। भाई यहाँ पे दो नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करें तो आप ये बिल्कुल अब टेंशन मत लो कि भाई आपको डुअल कंट्रोल और ओनरशिप इश्यूज के बारे में कुछ नहीं पता, बिकॉज वो आगे एक्सप्लेन करेगा इस बात को। तो इसकी टेंशन छोड़ दो, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे बिना टेंशन के पढ़ते रहो। आगे पढ़ो। द प्रॉब्लम इज डीपर देन दिस। भाई गवर्नर ने बोला डुअल कंट्रोल है बैंक के ऊपर,
ओनरशिप इश्यूज की वजह से, और आगे बोल रहा है कि भाई प्रॉब्लम तो इससे भी ज्यादा डीपर है, इससे भी ज्यादा गहरी है। फाइन, आगे पढ़ते हैं। बट while recognizing this, one is not sure that current crisis could have been addressed in the framework suggested by Patel. He talked about powers to make board level changes and forced mergers. Those powers are in nature of deterrence and are too drastic to be curated in the current instance. तो भाई ऑथर क्या बोल रहा है कि भाई सबसे पहले गवर्नर ने डुअल कंट्रोल ऑन ओनरशिप इश्यूज के ऊपर अपनी चिंता जाहिर करी है। भाई आगे ऑथर बोल रहा है कि भाई प्रॉब्लम एक्चुअली में तो इससे भी ज्यादा गहरी है, इससे भी ज्यादा डीपर है। भाई उसने बोला बट वाइल रिकॉग्नाइजिंग दिस, भाई जब गवर्नर ने इस चीज को रिकॉग्नाइज करा, वन इज नॉट श्योर दैट द करंट क्राइसिस कुड हैव बीन एड्रेस्ड इन द फ्रेमवर्क सजेस्टेड बाय पटेल। भाई ऑथर को ये यकीन नहीं है कि जो पटेल जी ने फ्रेमवर्क दिया है उस स्पीच में, उससे कुछ भी अच्छा होने वाला है। भाई ऑथर श्योर नहीं है उनके फ्रेमवर्क को लेके। ऐसा क्यों? बिकॉज भाई वो बोल रहा है कि उर्जित पटेल जी ने पावर्स के बारे में बात करी टू मेक बोर्ड लेवल चेंजेस, बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसमें चेंज करने की बात करी है, और फोर्स्ड मर्जर्स की बात करी है। भाई ऑथर बोल रहा है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है। भाई ऑथर श्योर नहीं है इस फ्रेमवर्क को लेके उर्जित पटेल जी के। Those powers in nature of deterrence and are too drastic to be curated in the current instance. भाई ये बोल रहा है कि वो जो सारी शक्तियां हैं, वो जो सारी पावर है, वो आर इन द नेचर ऑफ डेटरेंस, वो डेटरेंस के नेचर में है। डेटरेंस मतलब होता है डिस्करेजिंग इन नेचर, वो सारी डिस्करेजिंग इन नेचर है। भाई मतलब कुल मिला के अभी तक ऑथर क्या बोल रहा है कि उर्जित पटेल जी पहले तो हमेशा चुप रहते थे, उन्होंने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी है। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है, अब वो कुछ बातें करने लगे हैं। उन्होंने ये बोला कि भाई उन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट इश्यूज जाहिर करे रिगार्डिंग डिफरेंसेस इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। फिर उन्होंने ये बोला कि भाई फाइनली उन्होंने कुछ इश्यूज निकाले हैं ओवर डुअल पावर एंड ओनरशिप इश्यूज। बट ऑथर को लगता है कि ये किसी काम के नहीं है, बिकॉज जो पावर्स हैं वो उल्टा एनकरेज करने के बजाय डिस्करेजिंग पावर्स हैं। नेचर ऑफ डेटरेंस है उन पावर्स का। और उसी के साथ जो उर्जित पटेल जी फ्रेमवर्क लाना चाहते हैं फॉर बोर्ड लेवल चेंजेस एंड फोर्स्ड मर्जर, उसको भी बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक तरीके से ऑथर नहीं देख रहा है। पैरा नंबर 1 कंप्लीट हो गया, हमें इतनी मोटी मोटी बातें समझ आई। चलो आगे पढ़ते हैं। लेट अस ब्रेक अप द इशू ऑफ डुअल कंट्रोल। भाई अब ऑथर बोल रहा है कि चलो डुअल कंट्रोल के बारे में और बातें करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है, फिर टॉपिक एक्सप्लेन करा जाता है। यही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का काम है। भाई ऊपर डुअल कंट्रोल की बात करी थी, अब ऑथर बोल रहा है कि चलो डुअल कंट्रोल के बारे में बातें करते हैं। चलो भाई ऑथर बता रहा है, आगे पढ़ो। दिस इशू इज नॉट स्पेसिफिक टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये इशू पब्लिक सेक्टर बैंक्स तक स्पेसिफिक नहीं है। इवन इन केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, डुअल कंट्रोल वाज अ फेस्टरिंग इशू विद स्टेट गवर्नमेंट्स through the registrar of cooperative societies having most of the powers that Patel alluded to। भाई ये बोल रहा है कि डुअल कंट्रोल अकेले पब्लिक सेक्टर बैंक्स तक सीमित नहीं है। भाई ये वाला जो डुअल कंट्रोल है ये कोऑपरेटिव बैंक्स में भी होता है। द डुअल कंट्रोल वाज फेस्टरिंग इशू। फेस्टरिंग मतलब मैं आपको बताऊं, फेस्टरिंग का मतलब होता है कुछ चीज जो बहुत ज्यादा बैड स्टेट में हो, बहुत खराब स्टेट में हो। जैसे मैं आपको बोलूं फेस्टरिंग फूड भी, अगर मैं फूड के लिहाज में बोलूं, फूड के एग्जांपल में बोलूं तो फेस्टरिंग मतलब सड़ा हुआ खाना या रॉटन फूड, तो उस टाइप की जो चीजें होती है फेस्टरिंग, बहुत खराब स्थिति में। तो ये बोल रहे हैं कि भाई कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थिति भी डुअल कंट्रोल की वजह से फेस्टरिंग इशू है, बहुत खराब स्थिति में है। विद स्टेट गवर्नमेंट्स, भाई स्टेट गवर्नमेंट अपना पूरा प्रेशर बनाते हैं उनके ऊपर थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उस पावर की जिस पावर के बारे में पटेल जी बात कर रहे थे। जो पटेल जी ऊपर बोल रहे थे भाई डुअल पावर है, तो भाई यहाँ पे उसी की बात कर रही है कि भाई यहाँ पे एक पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। This is by the virtue of institutions being incorporated under the Co-operative Societies Act। ये क्यों हो रहा है भाई? ये हो रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट की वजह से। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में डुअल कंट्रोल क्यों आया? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट की वजह से। दिस इशू वाज एड्रेस्ड व्हेन वाई.वी. रेड्डी वाज द गवर्नर। भाई ये इशू पहले भी उठ चुका है जब वाई.वी. रेड्डी जी गवर्नर थे आरबीआई के। पढ़िए आगे पढ़ो। The RBI was able to arrive at a regulatory framework for the cooperative bank।
भाई आरबीआई वॉज एबल टू अराइव एट अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आरबीआई लाने के लिए तैयार हो गया था। दिस वॉज डन थ्रू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ईच स्टेट गवर्नमेंट विच डिफाइंड हाउ द गवर्नेंस चेंज एंड मर्जर पावर्स वुड बी एक्सरसाइज्ड इन द कंसल्टेशन विद अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द आरबीआई। ये कैसे हो पाया? ये हो पाया थ्रू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू विद ईच स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जिसमें ये डिफाइन करा गया कि गवर्नर्स चेंज होंगे और मर्जर पावर्स भी एक्सरसाइज इस तरीके से होंगी जिस तरीके से आरबीआई रिकमेंड करेगा। ओके, therefore pending deep reforms on ownership and governance of public sector banks there is a template for regulatory framework available। तो भाई अब ये बोल रहा है कि therefore pending deep reforms on the ownership and governance of public sector banks, भाई जो पेंडिंग रिफॉर्म्स रह गए हैं ओनरशिप में और गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, भाई उसके लिए टेम्पलेट ऑलरेडी बना रखा हुआ है कि भाई टेम्पलेट ऑलरेडी तैयार है, बस आपको उसके ऊपर कार्यवाही करनी है। भाई वाई.वी. रेड्डी जी ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क बना के गए हुए हैं, टेम्पलेट पूरा तैयार है, बस आपको उस पेंडिंग काम को आपको खत्म करना है। Deep reforms as recommended by P.J. Nayak committee needs political will which seems to be lacking every time। भाई deep reforms जिसकी यहाँ बात हो रही है उसके लिए as according to P.J. Nayak committee political will चाहिए, बट वो हमेशा lacking state में रहती है। भाई हमेशा कम रहती है, political will हमेशा कम पड़ जाती है इन deep reforms को implement करवाने के लिए। फाइन, आगे पढ़ो। However, in the case of public sector banks, the problem of dual control is even deeper। भाई public sector banks में जो dual control की power है वो और ज्यादा गहरी है। In addition to ownership and governance level control, there is also significant operational control that the Union Finance Ministry exercises। भाई अब ये बोल रहे हैं कि भाई और गहरी कैसे है, बिकॉज भाई ओनरशिप और गवर्नेंस लेवल कंट्रोल तो छोड़ दो, भाई स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट तो छोड़ दो, यहाँ पे एक नया बंदा, एक और नया पार्ट इंक्लूड हो जाता है जिसके पास सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल कंट्रोल है, और वो कौन है? वो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। भाई यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे एक और नया हिस्सेदारी पेश करने वाला पार्टिसिपेंट आ जाता है। इस वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डुअल कंट्रोल की जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा गहरी हो जाती है। दिस कंट्रोल बायपासेस द बोर्ड। भाई ये वाला जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कंट्रोल अपना दिखाती है, ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी बायपास कर देती है। कैसे? दिस इज वाई वन कैन नॉट होल्ड द बोर्ड रेसिडुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस और द बैंक। भाई इसलिए ऑथर बोल रहा है कि भाई इस वजह से आप अकेले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या बैंक के बोर्ड को किसी गलत चीज के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। ऐसा क्यों है? बिकॉज भाई बैंक्स में ऑलरेडी डुअल कंट्रोल चल रहा था। भाई स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट वाला तो चल ही रहा था, बट यहाँ पे एक और यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अपना बहुत ज्यादा पावर्स एक्सरसाइज करने आ जाती है। तो भाई इस वजह से ऑथर बोलना चाहता है कि अकेले किसी बैंक के बोर्ड को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए बैंक की किसी गलती के लिए। फाइन, आगे बढ़ते हैं। A program like प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY is operationally guided by the ministry and bypasses the board directed strategy। भाई ये बोल रहा है कि प्रोग्राम लाइक प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो आपने भी सुना होगा, a very ambitious program started by government of India to spread the ambit of financial inclusion throughout the country। भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू करी थी। भाई ये बोल रहा है कि इस प्रोग्राम में भी एक प्रॉब्लम था कि भाई ये प्रोग्राम पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पूरा गाइडेड करा था और पूरे बोर्ड को बायपास करा था कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई भी मंजूरी नहीं ली गई, उनको कुछ भी नहीं बताया गया, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये वाला प्रोग्राम चालू कर दिया और पूरे बोर्ड डायरेक्टर स्ट्रैटेजी को बायपास कर दिया। इस वजह से भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा ऑथर बोल रहा है। आगे पढ़ो। दिस इज कंट्रोल ऑन द बैंक्स थ्रू द टायरनी ऑफ सर्कुलर विच डज नॉट अफेक्ट प्राइवेट बैंक्स। भाई ये एक ऐसा कंट्रोल है, एक ऐसी ऑटोनॉमी है या टायरनी, टायरनी मतलब आपको मैं बताऊं एक छत्र राज, एक छत्र राज ऐसा है इनके सर्कुलर का। भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सर्कुलर निकालती रहती है और इन सर्कुलर से प्राइवेट बैंक्स बिल्कुल अफेक्ट नहीं होते। और भाई ऐसा असली में हुआ भी था कि भाई जो जनधन बैंक हुआ या कितनी सारी सरकार की पॉलिसीज आती हैं जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद से लेके आती है, भाई उसका सारा का सारा प्रेशर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर तो डाला जाता है, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उनसे अफेक्टेड नहीं होते। यहां पर ऑथर उस पॉइंट को बार बार उठा रहा है।
Comparing the PMJDY numbers of private bank and their public sector PS is sufficient to make the point। और भाई अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रधानमंत्री जनधन योजना के नंबर्स को भी कंपेयर कर लोगे तो आपके सामने एक बहुत क्लियर पिक्चर आ जाएगी, ऐसा ऑथर बोल रहा है यहाँ पे। Okay, so having identified that the framework for regulating public sector banks is different, can the governor cry victim and does this let the RBI off the hook? तो भाई अब ये बोल रहा है कि भाई एक बार जब ये आइडेंटिफाई हो गया कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक का अलग फ्रेमवर्क चालू करना पड़ेगा दैट इज डिफरेंट देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जब ये आपको आइडेंटिफाई हो चुका है तब क्या गवर्नर क्राई कर सकता है एज अ विक्टिम? भाई तब क्या गवर्नर ये बोल सकता है कि वो विक्टिम है और तब क्या आप आरबीआई को ऑफ द हुक छोड़ दोगे? मतलब आप तब आरबीआई को कल्प्रिट मानना छोड़ सकते हो। भाई जब आरबीआई को ऑलरेडी पता है कि भाई ये वाले इश्यूज हैं, भाई डुअल कंट्रोल आ रहा है, ओनरशिप इश्यूज आ रहे हैं, पर तब भी इतना सब पता होने के बाद भी आप फ्रेमवर्क क्यों नहीं ला रहे हो? और अगर आप फ्रेमवर्क नहीं ला रहे हो तो क्या आप खुद एक विक्टिम की तरह खुद को पेश कर सकते हो? और क्या आप यहाँ पे आरबीआई को ऑफ द हुक छोड़ सकते हो? ये क्वेश्चन उठाया है यहाँ पे आपके ऑथर ने आपके ऊपर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नॉट रियली, भाई ऑथर ने इसका आंसर भी करा कि भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ना हम गवर्नर को विक्टिम बनने देंगे ना आरबीआई को ऑफ द हुक छोड़ेंगे, नॉट रियली। आगे पढ़ो। How about exercising autonomy by so moto recommending corrective action to the government if it has a problem with a specific bank? भाई ये क्या बोल रहा है ऑथर कि भाई क्यों ना ऐसा करो कि भाई ऑटोनॉमी दिखाओ अपनी सो मोटो बाय रिकमेंडिंग करेक्टिव मेजर। भाई करेक्टिव मेजर लेके आओ टू द गवर्नमेंट को, दो करेक्टिव मेजर। अगर सरकार को किसी पर्टिकुलर बैंक, किसी स्पेसिफिक बैंक से कोई प्रॉब्लम है तो भाई आप रिकमेंडेशंस करना चालू करो और अपनी ऑटोनॉमी सो मोटो पावर्स के थ्रू दिखानी चालू करो, ऐसा ऑथर आरबीआई के लिए बोल रहा है। द गवर्नमेंट मे नॉट एक्सेप्ट इट, भाई हो सकता है सरकार इसको एक्सेप्ट ना करे आपकी रिकमेंडेशंस को, as it has not been accepting many of the recommendations of the central bank, जैसे कि हालांकि वो ऑलरेडी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बट इट वुड हैव एटलीस्ट डन इट्स ड्यूटी, बट आरबीआई को एटलीस्ट उसका काम तो करना चाहिए। भाई कम से कम रिकमेंडेशंस तो देना चालू करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम एज अ विक्टिम खुद को पेश करने के बजाय, ऐसा ऑथर ने बोला। मतलब यहां पर ऑथर ने कुल मिलाकर आरबीआई के ऊपर एक्शंस उठाए, आरबीआई के ऊपर क्वेश्चंस उठाए हैं कि भाई आरबीआई क्यों वो काम नहीं कर रहा, जब आरबीआई को पता है कि कुछ इश्यूज को यहां पे एड्रेस करने की जरूरत है, जिनका फ्रेमवर्क ऑलरेडी बना हुआ है, टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है, बस उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा बिकॉज पॉलिटिकल विल की कमी हो रही है। फाइन, आगे पढ़ते हैं। Second, the governor is treading an even more dangerous path by pinning the blame on limited powers, very much like the government exercising control through the board and through circulars. Even the RBI has board position in each public sector bank. भाई ऑथर बोल रहा है कि दूसरा ये कि भाई गवर्नर एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं by pinning the blame on limited powers, कि भाई खुद की लिमिटेड पावर्स के ऊपर सारा ब्लेम डालने के साथ वो एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज भाई जैसे कि सरकार के पास एक्सरसाइजिंग करने की पावर होती है, कैसे? थ्रू बोर्ड एंड थ्रू सर्कुलर्स। भाई सरकार के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, सर्कुलर है पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर अपनी पावर, अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए। भाई ऑथर बोल रहा है कि वैसे ही तो भाई आरबीआई के पास भी है ना, भाई आरबीआई के पास बोर्ड पोजीशन है सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। भाई जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन सबके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आरबीआई की खुद की पोजीशन है। आगे बोल रहा है फर्दर द आरबीआई रिप्रेजेंटेटिव इज ऑन द मैनेजमेंट कमिटी। भाई आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव होता है मैनेजमेंट कमिटी में, दैट अप्रूव्स लोन बियॉन्ड अ सर्टेन टिकट साइज, जो एक सर्टेन टिकट साइज के बाद के लोन भी अप्रूव करते हैं। द ऑडिट कमिटी में भी आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव होता है। द कमिटी ऑफ डायरेक्टर में भी आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कमिटी ऑफ डायरेक्टर क्या करती है? फॉर रिव्यूइंग विजिलेंस केसेस एंड रेम्यूनरेशन कमिटी ऑन ईच ऑफ दीज बैंक। रेम्यूनरेशन कमिटी मतलब जो बड़े बड़े एमडी सीईओ होते हैं उनकी सैलरी भी आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव उस कमिटी में भी होते हैं। मतलब ऑथर यहां बोल रहा है कि भाई जहां गवर्नर आपको ये बोल के दिखा रहे हैं कि उनके पास पावर्स नहीं है, भाई ऑथर ये बता रहे हैं कि आरबीआई के पास इतनी ज्यादा पावर है। भाई हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो होते हैं, भाई वो मैनेजमेंट कमेटी में होते हैं, ऑडिट कमेटी में होते हैं, कमिटी ऑफ डायरेक्टर में होते हैं और रेम्यूनरेशन कमेटी में भी होते हैं। ऐसा ऑथर बता रहा है कि भाई आरबीआई के पास पावर्स बहुत ज्यादा हैं। सो नॉट ओनली डज द आरबीआई हैव रेगुलेटरी ओवरसाइट, इट हैज बोर्ड एंड सब कमिटी प्रेजेंस इन ईच पब्लिक बैंक, व्हिच शुड गिव
RBI much greater insights than it would get into a public bank। तो भाई अब ये बोल रहा है कि भाई आरबीआई के पास पावर्स बहुत ज्यादा हैं। कितनी है कि भाई आरबीआई के पास अकेले रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं है, बट उसके बाद बोर्ड और सब कमिटी की प्रेजेंस भी है हर पब्लिक सेक्टर बैंक में, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में उसके पास नहीं है। इसका मतलब उसके पास प्राइवेट सेक्टर बैंक में जितना कंट्रोल है उससे कई ज्यादा कंट्रोल उसका पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होना चाहिए। ऑल्सो आगे पढ़ते हैं, ऑल्सो द आरबीआई इज पार्टी टू द सिलेक्शन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक थ्रू द सिलेक्शन कमिटी एंड थ्रू इट्स मेंबर ऑन द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। इसी के साथ ही साथ आरबीआई और कहां पे इन्वॉल्व है? भाई आरबीआई के पास सिलेक्शन की पावर है ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक, और उसी के साथ ये बैंक बोर्ड ब्यूरो का भी मेंबरशिप रखता है अपने पास। मतलब आरबीआई के पास पावर बहुत है। आगे लिखा है द आरबीआई हैज पावर्स टू रिमूव द नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज शेयर होल्डर डायरेक्टर्स if they do not fulfill the fit and proper criteria section 3AB and section B of the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act। अब क्या बोल रहा है ऑथर कि भाई आरबीआई के पास और भी पावर्स हैं। भाई इतनी पावर अभी खत्म नहीं हुई, और भी पावर है। और क्या पावर है कि भाई आरबीआई के पास पावर है कि भाई वो जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, भाई आरबीआई उनको भी हटा सकता है, उनको भी रिमूव कर सकता है। इतनी पावर है आरबीआई के पास। कैसे? अंडर फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, जो 3AB और 3B में बताया जाता है बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंडर। मतलब आरबीआई के पास बहुत ज्यादा पावर है। बार बार ऑथर इस चीज पे फोकस कर रहा है। आगे पढ़ो क्या लिखा है। मोर ओवर द आरबीआई हैज पावर्स टू अपॉइंट एन एडिशनल डायरेक्टर as per section 9A of the above act। Theoretically, the RBI has significant say in the constitution of the board of the public sector bank। और आगे बोल रहा है कि भाई आरबीआई के पास एक और पावर होती है कि भाई वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है अंडर 9A ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट। और भाई फाइनली बोल रहा है कि भाई थ्योरेटिकली, भाई ऑन पेपर्स आरबीआई के पास बहुत ज्यादा पावर होती है इन पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब जो ऊपर गवर्नर ने बोला कि उनके पास लिमिटेड पावर्स हैं या डुअल पावर की वजह से उनके पास पावर नहीं आ पा रही है, भाई ऑथर इस चीज को डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और भाई ऑथर ये भी बोल रहा है कि भाई जो हमारे गवर्नर फ्रेमवर्क लेके आए हैं, भाई नए गवर्नर मतलब उर्जित पटेल जी जो फ्रेमवर्क लेके आए हैं कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज करना चाहिए या फोर्स्ड मर्जर्स कराने चाहिए, भाई उससे भी कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो ऑलरेडी आरबीआई खुद बैठा है और वो खुद बैठ के कुछ नहीं कर पा रहा, तो भाई चेंज करके भी क्या हो जाएगा जब आरबीआई अपने खुद के पावर्स ही एक्सरसाइज नहीं कर सकता। फाइन भाई, इतनी चीजें अभी तक समझ आ गई। ऑथर लगातार आरबीआई के ऊपर क्वेश्चंस रेज कर रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं। भाई फाइनल आखिरी पैसेज है, इसके बाद हमारे क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। लास्ट पैसेज पढ़ लेते हैं, लास्ट पैराग्राफ। While there is a great deal of reform to be undertaken in the governance and management of public sector banks, the line that the governor has taken of inadequate powers to act may be untenable। भाई ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे बहुत ग्रेट डील ऑफ रिफॉर्म्स हैं जो अभी करने हैं गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। भाई जो लाइन गवर्नर ने ली है रिगार्डिंग इन अप्रोप्रिएट इन एडिक्वेट पावर, कि भाई उनके पास पावर्स की कमी है, ये अनटेनेबल है। मतलब ये बिल्कुल भी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, किसी को कॉन्फिडेंस देने वाली नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सच बोल रहे हैं, ये झूठ बोलने वाली चीजें हो रही हैं अभी। The framework for the exercise of powers in private sector banks is different from the framework for public sector bank। भाई public sector bank और private sector bank में powers का framework बिल्कुल अलग है। This has to be recognized। इसको मानना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। In the current instance, it would have been more honorable for the governor to own up the failure। भाई इस सिचुएशन में ये बहुत ज्यादा सम्माननीय होता, ये बहुत ज्यादा ऑनरेबल होता अगर गवर्नर अपनी खुद की खामियों में खुद के फेलियर्स को मानते, ओन अप करते एंड यूज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर डीप रिफॉर्म देन प्ले अ विक्टिम। और इस अपॉर्चुनिटी को डीप रिफॉर्म्स लाने में यूज करते, ना कि एज अ विक्टिम प्ले करने के लिए। That there is a crying need for reforming the governance structure of public sector banks is a valid point, but that is a matter for a separate debate। भाई ऑथर बोल रहा है कि हाँ एक क्राइंग नीड है रिफॉर्म्स लाने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, बट वो वाला डिबेट किसी और दिन के लिए। आज का डिबेट क्या था ऑथर का कि भाई एक्चुअली में इनके पास पूरी पावर्स हैं, बट आरबीआई अपनी पावर्स एक्सरसाइज करने से चूक रहा है, पीछे रह रहा है। फाइन भाई यहां तक हमारा पूरा पैसेज खत्म हो गया। भर भर के हमने बड़ा सा इतना 3 पेज का पैसेज पढ़ा।
समझ आया पूरा पैसेज? भाई पूरा पैसेज इंग्लिश में पढ़ा, साथ साथ में हिंदी में कन्वर्ट करा। एक्चुअली में ऑथर का फील समझने का कोशिश करा कि भाई ऑथर फील में क्या, किस इमोशन में बातें कर रहा है। इसी तरीके से आपको अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है भाई, उसमें से आपको फील लेके आना है, ऑथर के इमोशंस निकालने हैं। बिकॉज अगर आप उस इमोशंस, उस फील के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहली बात तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, और दूसरा आपको बार बार अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब भाई देखो, हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बार पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, प्रॉपर टाइम लेके पढ़ा। अब हम एक एक क्वेश्चन करेंगे और देखना, हमको एक बार भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वापस नहीं जाना पड़ेगा। आप खुद से देखना, खुद से आप हर क्वेश्चन का आंसर खुद कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं भाई, मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज और आर द प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय बैंकिंग इंडस्ट्री नाउअडेज? बैंकिंग इंडस्ट्री की क्या क्या प्रॉब्लम्स है आजकल? भाई ऑप्शन ए, इंक्रीज इन द रेट ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। तो भाई क्या कहीं भी पूरे पैसेज में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के बारे में बात हुई है? नहीं हुई, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखो, लैकिंग ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स इन फेवर ऑफ बैंक्स। लैकिंग ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स इन फेवर ऑफ बैंक्स, भाई ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा। भाई रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए ही नहीं है, भाई अभी तक रिफॉर्म्स तैयार ही नहीं करे गए हैं। भाई एक टेम्पलेट बना के वाई रेड्डी जी गए थे, एक टेम्पलेट बना हुआ है, बट एक्चुअली में तो अभी तक रिफॉर्म्स भी बनाए नहीं गए हैं। आरबीआई तो अपनी इतनी भी पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है कि बने हुए टेम्पलेट पे भी काम करके रिफॉर्म्स ले आए। तो मतलब इंप्लीमेंटेशन की बात तो नहीं आई यहाँ पे, मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखो, डुअल कंट्रोल ओवर बैंक्स बेस्ड ऑन ओनरशिप। पूरे पैसेज में क्या ऑथर ने इसी बारे में बात नहीं करी? डुअल कंट्रोल ओनरशिप इश्यूज, डुअल कंट्रोल ओनरशिप इश्यूज। तो ऑप्शन सी सही हो गया। ऑप्शन डी देखो, बोथ बी एंड सी, भाई बी गलत है एंड ऑल भी गलत हो गया। मतलब क्या राइट आंसर है इसका? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन सी, डुअल कंट्रोल, जिसके बारे में पूरे पैसेज में ऑथर ने बात करी है। क्वेश्चन 1 इजी लगा, क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द पैसेज? कौन सा सेंटेंस इस पैसेज का पार्ट नहीं है? तो भाई एक एक करके सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द इशू ऑफ डुअल कंट्रोल हैज आल्सो कन्फ्रंटेड बाय प्रीवियस गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। इसके बारे में बात हुई थी। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा हमको ऑप्शन है जिसके बारे में पैसेज में बात नहीं करी गई है? ओके भाई, ऑप्शन ए के बारे में बात करी गई है, मतलब वो तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पढ़ो, द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ओवर रिफॉर्म्स फॉर बैंक इज मिसिंग। हाँ वही बताया था भाई कि भाई पॉलिटिकल विल नहीं है, भाई सरकार की तरफ से कंसेंट नहीं आ रहा है, ये भी सही है, इसके बारे में बात करी थी। ओनरशिप इश्यूज इज नॉट लिमिटेड टू पब्लिक सेक्टर बैंक। हाँ भाई ये भी बात करी थी कि भाई ओनरशिप इश्यूज पब्लिक सेक्टर बैंक तक नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक्स में भी होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी पढ़ो, द रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव बैंक मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये गलत है, रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कहां बात करी थी कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में? हाँ भाई देखो, यहां देखो ये लिखा है, द आरबीआई वाज एबल टू अराइव एट अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द कोऑपरेटिव बैंक। मतलब आरबीआई लेके आने वाला था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन डी गलत हो गया। भाई रिफॉर्म जो है वो आरबीआई लाने वाला है, आरबीआई के रिकमेंडेशन से आने वाले हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट से। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन 2 समझ आ गया। अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द प्रॉब्लम ऑफ डुअल कंट्रोल इज इवन डीपर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ऑथर इससे क्या बोलना चाहता है कि भाई जो डुअल कंट्रोल की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा गहरी है पब्लिक सेक्टर बैंक से। भाई पहले इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक की बात करी कि भाई कोऑपरेटिव बैंक्स में तो स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा हिस्सेदारी पेश करती है, अपनी पावर्स कंट्रोल करती है। और इसके बाद उन्होंने बोला था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो हालत और ज्यादा खराब है, बिकॉज वहां पे तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आ जाती है, एक और हिस्सेदारी पेश करने वाली एंटिटी। मतलब और ज्यादा डीपर प्रॉब्लम है पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो भाई ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भाई ऑप्शन 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक कैन नॉट बी ऑन वन अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्मेंस ऑफ बैंक की किसी एक अथॉरिटी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। भाई ये बात तो करी है ऑथर ने, भाई पैसेज में बोला गया है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बनाया जाता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले नहीं होनी चाहिए। बट यहां बात हो रही है डुअल कंट्रोल की, कि भाई डुअल कंट्रोल की प्रॉब्लम से ऑथर क्या बोलना चाहता है। तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात ऑथर ने डुअल कंट्रोल में नहीं बोली है, वो ऑथर ने वहां बात बोली है कि भाई प्रधानमंत्री जनधन योजना वाली जो बात थी, भाई वहां पे बोर्ड की स्ट्रैटेजी कुछ और थी, बट स्टिल उसको इंप्लीमेंट करा गया। मतलब ऑप्शन 1 राइट है, बट इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 देखो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन गोज थ्रू सेवरल रेटिफिकेशन। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसकी तो कहीं बात ही नहीं हुई है, तो ऑप्शन 2 भी गलत हो गया।
ऑप्शन 3 पढ़ो, यहां से आगे ऑप्शन 3, द पॉलिसी मेड बाय गवर्नमेंट सर्कमवेंट्स द स्ट्रैटेजी मेड बाय बोर्ड ऑफ बैंक। यहां बात हो रही है भाई डुअल कंट्रोल की, मतलब क्या हो रही है भाई, डुअल कंट्रोल का मतलब है कि भाई एक बंदा, एक एंटिटी कुछ कंट्रोल लगाती है, दूसरी एंटिटी आके कुछ और कंट्रोल अपना पेश करती है, फिर तीसरी एंटिटी आके अपना कुछ और कंट्रोल लगा देती है। इसका मतलब कुछ एक क्लियर कट काम नहीं हो रहा है बैंक में। भाई जहां बैंक बोर्ड कुछ स्ट्रैटेजी बनाता है कुछ काम करने की, भाई सरकार अपने सर्कुलर ले आती है या यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना कुछ सर्कुलर ले आती है और सर्कमवेंट करती है। सर्कमवेंट मतलब स्ट्रैटेजी अगर सीधे चलने की है तो भाई सरकार के सर्कुलर सर्कमवेंट उनके साइड से घुस के अपना कंट्रोल पेश कर देते हैं, और यही तो डुअल कंट्रोल की प्रॉब्लम है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3 ओनली थर्ड। ओनली थर्ड वाला देखो, ओनली वन ओनली थर्ड, ऑप्शन बॉम्बे बिल्कुल सही हो गया। समझ आए भाई डुअल कंट्रोल का प्रॉब्लम क्या है कि भाई जहां एक एंटिटी अपनी पूरी पावर्स को यूज ना कर पाए जबकि दूसरी एंटिटी आके उससे ज्यादा पावर्स को यूज करे। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, ओनली 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भाई यहां है क्वेश्चन नंबर 4, रीड करो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ आरबीआई कैन मेक पीएसयूज वर्क इफेक्टिवली। कैसे पीएसयू और इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। ऑप्शन ए, आरबीआई शुड साइन मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट विद प्राइवेट सेक्टर बैंक। बात ही नहीं हुई है प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो भाई कहीं भी बोला ही नहीं है, और मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट की तो कुछ भी बात नहीं हुई है, हटाओ। ऑप्शन 1 को हटा दो। ऑप्शन 2, आरबीआई शुड नॉट मेक एनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिस्क्रिपेंसी। भाई बिल्कुल सही है कि भाई आरबीआई को भाई रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना चाहिए, भाई बहुत सारे लोग अलग अलग रिस्पॉन्सिबल भी होने चाहिए। ऑप्शन 2 सही हो गया। ऑप्शन 3, आरबीआई हैविंग अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन बोर्ड ऑफ पीएसयू मस्ट फोकस ऑन इंप्लीमेंटिंग डीप रिफॉर्म्स। बिल्कुल सही है कि भाई आरबीआई खुद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूडेड है, तो भाई उसको भी तो काम करना चाहिए कुछ। तो 2 और 3 सही हो गए। हम वापस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखो नहीं जा रहे हैं, यहीं से हम क्वेश्चंस का आंसर रीड कर पा रहे हैं। ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, ऑप्शंस में देखो ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन डी। मार्क करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। टाइटल क्या होना चाहिए इस पैसेज का। भाई देखो टाइटल कैसे आता है, भाई टाइटल लाने का आपको बहुत एक बढ़िया तरीका बताता हूं। अगर आपने पैसेज का इमोशन समझा, पैसेज का फील समझा, पैसेज का इन्फेरेंस समझा, ये समझा कि ऑथर किस इमोशन में बात कर रहा है। भाई पहले ऑथर बोल रहा था कि भाई फाइनली उर्जित पटेल जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। और नीचे आते आते ऑथर ने क्या बोला कि आरबीआई अपनी पावर्स तक इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। भाई आरबीआई कुछ भी नहीं कर रहा है और आरबीआई की गलती है, अब आरबीआई को हम ऑफ द हुक नहीं छोड़ सकते, ये ऑथर ने बोला। मतलब ये हमने फील क्या समझा ऑथर का कि भाई ऑथर यहाँ पे आरबीआई को बार बार ब्लेम कर रहा है, आरबीआई गवर्नर को ब्लेम कर रहा है। तो इसका मतलब हमें टाइटल भी कुछ ऐसा ही चूज करना पड़ेगा जहां पे आरबीआई को ब्लेम करा जाए, ब्लेम हो आरबीआई, आरबीआई की कमी निकाली जाए, उस टाइप का आपको यहाँ पे टाइटल चूज करना होगा। भाई ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, आरबीआई बैकबोन ऑफ पीएसयू। भाई क्या ऑथर इस टाइटल में खुश होता कि भाई आप ये बोल रहे हो कि भाई आरबीआई बैकबोन है, भाई रीढ़ की हड्डी है पीएसयू के लिए। भाई ऑथर तो उल्टा ये बोल रहा है कि आरबीआई ने तो पीएसयू की हालत और ज्यादा खराब करवा दी है, मतलब ऑप्शन ए गलत। बी पढ़ो, अडॉप्टिंग सो मोटो ऑटोनोमी। भाई अडॉप्टिंग सो मोटो ऑटोनोमी, चलो हो सकता है कि भाई अपनी पावर्स एक्सरसाइज करो। ऑप्शन सी, फ्रेमवर्क इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। भाई फ्रेमवर्क इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, क्या पूरे पैसेज में इसकी बात हुई है। भाई टाइटल तो हमें कुछ ऐसा चूज करना पड़ेगा ना जिसकी पूरी पैसेज में बात हुई हो। क्या पूरे पैसेज में बस फ्रेमवर्क की बात हुई है, नहीं, तो भाई ऑप्शन सी खुद ही गलत कर दो, खुद ही कट कर दो। ऑप्शन डी पढ़ो, इज द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टूथलेस। क्या भाई आरबीआई टूथलेस है, कि भाई आरबीआई विदाउट पावर है, आरबीआई पावरलेस है। क्या ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइटल नहीं लग रहा। भाई पूरे के पूरे पैसेज में क्या ऑथर ने यही ब्लेम नहीं करा आरबीआई के ऊपर कि भाई आरबीआई पावरलेस होने का ड्रामा कर रहा है, विक्टिम होने की कोशिश कर रहा है, जबकि आरबीआई विक्टिम नहीं है, आरबीआई खुद रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए। तो क्या ऑप्शन डी बिल्कुल टाइटल होने के लिए फिट नहीं है, इज द आरबीआई, इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टूथलेस। भाई क्या आरबीआई के पास बिल्कुल पावर्स नहीं है, क्या ऑथर यही नहीं बोलना चाह रहा पूरे पैसेज में। तो राइट पैसेज का टाइटल क्या हो गया, इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टूथलेस, ऑप्शन 4। फाइन, इजी लगा होगा आई एम श्योर, बिकॉज आपने पैसेज का फील समझा, पैसेज का इमोशन समझा। बट अगर आप ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ते तो भाई इसका आंसर आप कभी मार्क नहीं कर पाते, क्वेश्चन के बाद पैसेज पढ़ के। बिकॉज भाई ये वाली अप्रोच मुझे हमेशा से ही गलत लगती है, बिकॉज कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपका इस अप्रोच की वजह से छूटेगा जब आप क्वेश्चन पहले पढ़ोगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बाद में। तो ये अगर आप अप्रोच फॉलो करते हो तो भाई मेरी तो सोच यही रहेगी कि आप ये वाली अप्रोच छोड़ो
पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो और उसके बाद आंसर्स को एक एक करके लोकेट करते रहो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। चलो भाई पढ़े। विच डिसीजन ऑफ द गवर्नर डिड द ऑथर टर्म्ड एज इलॉजिकल। भाई ऑथर के हिसाब से गवर्नर का कौन सा डिसीजन इलॉजिकल हो गया है? भाई ऑप्शन ए, बोर्ड लेवल चेंजेस एंड फोर्स्ड मर्जर्स, बिल्कुल सही है। भाई ऑथर ने क्या बोला कि भाई आप बोर्ड लेवल चेंजेस या फोर्स्ड मर्जर तो करना चाहते हो, बट आप खुद भी तो बोर्ड और डायरेक्टर की सीट में बैठते हो। आपने क्या कर लिया, और जब आप उस सीट पे बैठ के कुछ नहीं कर पा रहे तो भाई बोर्ड और डायरेक्टर की चेंज करके क्या कर लोगे? समझे? तो भाई ऑप्शन ए ही हमें सही मिल गया, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। भाई इलॉजिकल लगता है ऑथर को ये कि भाई गवर्नर ये रिकमेंडेशन दे रहा है कि बोर्ड लेवल चेंज करो या फोर्स्ड मर्जर कराओ और उससे पब्लिक सेक्टर की इमेज सुधर जाएगी, उनकी दशा सुधरेगी, बट ऑथर को लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Which of the following alternatives among the 5 options is most similar of festering? भाई फेस्टरिंग का हमको सिनोनिम यहाँ पे निकालना है। ऑप्शन देख लो भाई। फेस्टरिंग मैंने आपको बताया था वहां पे रॉटन स्टेट में, बहुत खराब स्थिति में जो चीज होती है उसको बोला जाता है फेस्टरिंग। उसका सिनोनिम निकालना है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अबाउंडिंग। अबाउंडिंग का मतलब होता है बहुत लार्ज नंबर में, बहुत सारे नंबर में जो चीज होती है उसको बोला जाता है अबाउंडिंग। तो अबाउंडिंग और फेस्टरिंग सिनोनिम अबाउंडिंग नहीं है, ऑप्शन ए गलत कर दो। ऑप्शन बी इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब और खराब स्थिति में लेके जाना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन सी एग्रावेट, एग्रावेट मतलब और खराब स्थिति में लेके जाना, ऑप्शन सी सही हो गया। ऑप्शन डी हो गया रेगनेंट, रेगनेंट का मतलब होता है रूलिंग पार्टी, मतलब सरकार या किसी बड़ी ओनरशिप वाली चीज को आप रेगनेंट बोल सकते हो, मतलब रूलिंग में जो चीज है, रूलिंग में कंट्रोलिंग पावर जिसके पास है वो हो गया रेगनेंट। फेस्टरिंग हो गया खराब, रेगनेंट नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। मतलब दो ही ऑप्शन बचे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। भाई ऑप्शंस में देख लो ओनली बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी ये मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स अमंग द टॉप 5 प्रोवाइड मोस्ट ऑपोजिट ऑफ एरी? एरी का मुझे एंटोनिम चूज करना है। भाई एरी का मैंने आपको क्या बताया था, एरी मतलब स्ट्रेंज या बहुत भयानक या बहुत डरावना, उसका ऑपोजिट आपको चूज करना है। तो भाई ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए श्रिंकिंग, श्रिंकिंग मतलब छोटा होना, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी नेचुरल, नेचुरल भाई एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज, बिल्कुल अलग विपरीत स्थिति में। नेचुरल, नेचुरल इसका एंटोनिम काफी हद तक सही है, तो यहाँ पे छोटा सा टिक मार लेते हैं। अगर कोई ऑप्शन फिट नहीं हुआ तो नेचुरल को पिक करेंगे। ऑप्शन सी अपॉलिंग, अपॉलिंग मतलब बहुत शॉक स्टेट, बहुत भयानक स्थिति में। तो भाई अपॉलिंग इसका सिनोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया मतलब एंटोनिम वाला आंसर गलत हो गया। वही मिनेसिंग, मिनेसिंग का मतलब भी वही होता है बहुत खराब स्थिति में लेके जाना, बहुत स्ट्रेंज स्थिति में लेके जाना, तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया, तो एंटोनिम नहीं हुआ। इसका मतलब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, ऑप्शन बी, जो काफी हद तक फिट भी बैठ रहा था और बिल्कुल राइट आंसर है आज के इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी नेचुरल। ऑप्शंस में ढूंढो ओनली बी, ऑप्शन बी मार्क कर दो। फाइन भाई, यहां पे मेरा पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो गया। टोटल 8 क्वेश्चंस थे मेरे इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। अब भाई आप मुझे बताओ कि इस अप्रोच के बाद आपको कैसा लग रहा है कि भाई आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर सकते हो कि नहीं? भाई क्या आपको यहां पे नहीं लगा कि भाई जब हमने इमोशन समझने की कोशिश करी ऑथर के, या हमने फील समझने की कोशिश करी, तब हमसे क्वेश्चंस और ज्यादा कॉन्फिडेंटली आंसर हो पाए? भाई जब मैंने पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा और उसके बाद में क्वेश्चंस करने आया तो मैं और कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाया। भाई यही होता है जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले पढ़ते हो। तो भाई अगर आपको ये वाली अप्रोच सही लग रही है तो आप 3 या 5 या 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करोगे तो इस अप्रोच में महारत हासिल कर लोगे, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम दो। अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करो। भाई जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा बच्चों की मदद हो पाएगी द अल्फा बैंक के चैनल से, और मेजरली इस क्लास से जिसमें हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पूरा पोस्टमार्टम करा है। फाइन, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।